हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टुडे इज आवर 10th लेक्चर और वी आर डिस्कसिंग केमिकल काइनेटिक्स। और उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट रिएक्शन जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं असल में उसके ऑर्डर पे, किस तरह का रिएक्शन है, किस ऑर्डर में उसका रेट कांस्टेंट जो है डिपेंड कर रहा है। मैंने बताया आपको कि ज़ीरो ऑर्डर में रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर पे जो है वो रेट जो है वो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है वो दो अगर रिएक्टेंट हैं तो उनकी रिएक्टेंट पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, या एक ही की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेट के ऊपर जो है वो एक्सपोनेंशियली 2 की पावर से डिपेंड कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो ऑर्डर का जो है, मैंने कल भी लिखा था, ज़ीरो ऑर्डर में जो है वो रेट जो होता है वो इक्वल टू होता है के इक्वल, जो रेट कांस्टेंट है उसके इक्वल होता है। रेट कांस्टेंट जो है वो डिपेंडेंट नहीं होता किसी भी कंसंट्रेशन से। अगर दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो होती है, यानी वो जो है वो डिपेंड नहीं कर रहे होते रेट कांस्टेंट उसकी कंसंट्रेशन पे। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में रेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, रेट कांस्टेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है किसी भी एक कंसंट्रेशन के ऊपर। फर्स्ट कर लें, यहाँ पर हमने ए लिखा है, हो सकता है बी हो, तो बी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो ही रही है इस इक्वेशन के अंदर। अगर ये साफ नज़र नहीं आ रहा तो भाई दोबारा इसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा पेन भी ख़राब होना शुरू हो गया, मैं पेन भी लाऊंगा तो फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह थोड़ा साफ साफ लिखा हुआ होगा। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड ऑर्डर में दो केसेस हो सकते हैं। या तो रेट डिपेंड कर रहा है ए और बी की कंसंट्रेशन दोनों पे, या वो डिपेंड कर रहा है एक ए की कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे और बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल एग्जैक्टली इस पे फॉलो नहीं होती क्योंकि उसमें कुछ और बात भी है, लेकिन ये कि मतलब समझाने के लिए कि क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बहुत मिकदार में मौजूद है और हो सकता है हाइड्रोजन हमें कंट्रोल हो और वहाँ पर और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं जो रेट को तेज कर रही हैं। अगर सिंपल हालत में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उनको आपस में मिलाया जाए तो वो रिएक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन जो मास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो आपको ये बताता है कि बेसिकली वो रिएक्ट करते हैं, वो बिलियंस और ट्रिलियंस ईयर्स में जाके कोई एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, या जो रिएक्शन होगा कंप्लीट वो बिलियंस और ट्रिलियंस ईयर्स में जाके पानी बनेगा, जो कि बेसिकली आप एक वहाँ एनर्जी प्रोवाइड कर दें, एक एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कर दें बहुत ही पावरफुल किस्म का, तो वो सेकंडों में वो रिएक्शन हो जाएगा। तो रेट डिपेंडेंट वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे नहीं है बल्कि किसी और चीज़ के ऊपर, ठीक, वो उस चार्ज स्पेसिफिक चार्ज पैदा करने के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी मदद से जनाब ये इक्वेशंस बनाएंगे, हम देखेंगे बाद में इससे अगले लेक्चर में कि हम किस तरह इस से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, लोगों चीज़ों का रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं। एक और चीज़ जो हमने उस दिन डिस्कस नहीं की है, मतलब अभी तक हमने आई नहीं, वो है हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ क्या होती है जनाब? HALF, या ये मेरा मार्कर जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो मैं जैसे तैसे तो इस लेक्चर को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर कोशिश करूँगा। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है जनाब? हाफ लाइफ होती है किसी भी रिएक्टेंट के, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में आधे रिएक्टेंट जो हैं वो आधे प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ नॉर्मली मुख्तलिफ जगहों पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों पे वो जिस तरह ऑर्डर है उस हिसाब से ही रिएक्शन जो है डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन के ऊपर। हाफ लाइफ जो होती है वो बेसिकली उस तरह जो है नॉर्मली जो एक ख़ास आपके नोट्स में भी मौजूद है कि जो ख़ास तौर पे जो हाफ लाइफ का मॉडल है वो बेसिकली आपको बता रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो आधी हो जाएगी, लेकिन पूरी अगर मैं आपको कहूँ कि किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन आधी जो है वो फर्स्ट करें 1 साल में हो रही है, तो पूरी 2 साल में नहीं होगी, पूरी जो है वो उसकी आधी फिर जो रह गई है आधी, उसकी आधी जो है वो 1 साल में और होगी, फिर उसकी आधी 1 साल में होगी, तो ये रिएक्शन काफ़ी दिन तक चलेगा। ठीक है, मसलन रेडियो एक्टिव जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव रिएक्टेंट वो होते हैं जो कि बहुत रेडियो एक्टिविटी मतलब अपने अंदर से इमिट कर रहे होते हैं और अपने आप को डिके कर रहे होते हैं, तब वो आस्ता आस्ता ख़त्म कर रहे होते हैं। तो वो जो है अगर यूरेनियम की बात की जाए, जिससे हम यूरेनियम 238 कहलाता है, बहुत मशहूर चीज़ है, वो कोई जितनी दुनिया की उम्र है उतनी उम्र उसकी हाफ लाइफ है, यानी वो अभी और उतनी उम्र और जो है वो चल सकता है अभी और। तो यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव रिएक्टेंट तो है, लेकिन वो अपने आप को ख़त्म कर नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ख़त्म कर चुके हैं। मसलन हमने बताया आपको कि हम एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त कर रहे हैं, हम अभी तक डिस्कवर कर रहे हैं एलिमेंट, तो एलिमेंट सारे के सारे दरियाफ्त इसलिए हो रहे हैं कि वो अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं। तो वो ख़त्म करते 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 हाफ लाइफ उनकी हर इस तरह 1/1/2 हुई, फिर 1/4 हुई, 1/8 हुई, इस तरह होते होते आखिर में वो डिस्ट्रॉय बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। लेकिन बहरहाल काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अच्छा जी, हमने ये बताया आपको कि रिएक्शन रेट, रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो अगर दो रिएक्टेंट हैं तो उनके ऑर्डर का सम होता है, कल भी बताया था मैंने आपको। इसका रेट कांस्टेंट नॉर्मली जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो मोल्स 1/मोल और सेकंड होता है, यानी m-1 s-1 होता है। वैसे अगर आप देखें तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आती है वो मोल्स पर सेकंड में आती है। ठीक है, कितने मोल्स कन्वर्ट हुए कितने मोल्स में, नॉर्मली इसी तरह इसको नापा जाता है। हाफ लाइफ को हमने देख लिया है। अच्छा जी, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि रेट सिर्फ डिपेंड इस पर नहीं कर रहा कि कंसंट्रेशन क्या है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, वो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, वो लाइट एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है, लाइट एनर्जी दी जा रही है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है। मुख्तलिफ तरह के रेट में मुख्तलिफ तरह के चार्ज आते हैं। इसके बारे में बहुत लंबी डिस्कशन है, मैं डिस्कशन में नहीं जाऊँगा, सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जनाब एक इक्वेशन है जो रेट की इक्वेशन कहलाती है और आर्मीनियस इक्वेशन कहलाती है। वो कहती है कि ये जो रेट है, रेट कांस्टेंट है, वो डिपेंडेंट होता है ए एक्सपोनेंशियल -e/r t। इसमें जनाब ये तो पता ही है, गैस कांस्टेंट है आर, जो कि है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। आर तो एक कांस्टेंट है जनाब, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है नॉर्मली, मेरे ख्याल में
और इसकी वैल्यू होती है 8.314, ठीक है। और इसमें जो ई है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और टी जो है वो टेम्परेचर है, और के जो है वो रेट कांस्टेंट है, और ए जो है वो कोलिजन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब रिएक्शन होने के लिए आपको एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ई जो है वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब ये दो चीज़ें जो हैं ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको पता ही है क्या होता है, रेट कांस्टेंट में निकालना चाह रहा हूँ। ये आर्हीनियस इक्वेशन है, उन्होंने एक और को वर्कर यानी किसी और के साथ काम करके, बस किसी और के साथ काम नहीं किया, एक और साइंसदान है, मुझे उनका नाम अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, नोट्स में लिखा हुआ, असल में उनके आइडिया पे काम किया, जो बाद में आर्हीनियस ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये उनका आइडिया है, लेकिन उसके बावजूद ये उनकी आर्हीनियस की बड़ापन है कि वो ये मान गए, और साइंस कम्युनिटी का बड़ापन ये है कि उन्होंने उसको आर्हीनियस के नाम से ही इस इक्वेशन को जाना। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें जो बेसिकली वेरिएबल है वो डिपेंड करता है इसके कोलिजन पे, और उसके अलावा एनर्जी पे। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, क्योंकि ये माइनस वैल्यू है, तो एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा इसके के कांस्टेंट जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी जगह पे अगर एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन को करने के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए तो रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, उसको एक ख़ास स्टेट पे लाने का ज़रूरी है जिसमें वो एक इंटरमोलिकुलर इंटरमीडिएट बना रहा है, जिसमें वो रिएक्शन के लिए तैयार हो रहा है, और फिर वो फौरन रिएक्शन कर लेता है। तो उस एनर्जी को जो है एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रिएक्शन एनर्जी जो चाहिए, और सेकेंडली जो कोलिजन का रेट है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो भी डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा टकरा रहे हैं। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी टकराने की। ये हमारा एक मेजर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि ख़ास हद तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के बाद कोलिजन की मिकदार में कोई ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा आसानी से हो नहीं रहा हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कितना रेट रिएक्शन कितना तेज हो रहा है। और अब ये थोड़ी सी डाटा जो है ना कि कंफ्यूजिंग इसलिए है कि भाई अब कोलिजन मुझे कैसे पता चलेगा कोलिजन किस हिसाब से हो रहा है। तो वो मैकेनिज्म देखेंगे, जब मैकेनिज्म देख लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कोलिजन कैसे हो रहा है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट जो है वो क्या होता है, वो एक किस्म का जो है सब्सटेंस होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। किसी भी रिएक्शन होने की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। वो किसी चीज़ के साथ मिल जाता है, और फिर मिलने के बाद वो अगले रिएक्शन के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट मुख्तलिफ तरह के होते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस जो आपको मिक्सचर में समझ आपको अलग से नज़र नहीं आते। हेट्रोजीनियस वो होते हैं जो कि आपको अलग से नज़र आते हैं। इसको आसान ज़बान में ये कर लें कि जैसे आप पानी में ऑयल डाल लें, अगर ऑयल कैटलिस्ट है कोई, तो ऑयल जो है वो नज़र आ रहा होगा, लेकिन पानी में अगर आप दूध डाल देंगे तो वो मिक्स हो जाएगा आपस में, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। फेज डिफरेंट होता है, उनका फेज डिफरेंट होता है दोनों का, अगर वो हेट्रोजीनियस है वरना होमोजीनियस है। उसके अलावा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं, और इनके मुख्तलिफ एक पूरी एक अलग केमिस्ट्री है जिस जो बायोलॉजिकल साइड पे है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इनकी सबसे बड़ी जो है जो पावर होती है वो लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी बहुत जल्दी बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी पे, बहुत कम एनर्जी पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये बड़ी जल्दी से रिएक्शन का एक सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसकी नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होती है वो मिल जाती है। ये डिटेल वो है जो कि बेसिकली
एंजाइम का जिक्र मैंने पहले भी कहा था कि एंजाइम इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा। एंजाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए एंजाइम के बारे में काफ़ी बात टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एंजाइम, तो इसलिए हमने एंजाइम के बारे में थोड़ी बहुत बात की है। ठीक, अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये एक इक्वेशन भी इस्तेमाल करेंगे और हम ये नॉर्मली देखेंगे कि ऑर्डर क्या है जो है दोनों रिएक्शंस का। जिस तरह अभी हमारे पास रिएक्शंस आ रहे होते हैं, हमें देखना पड़ता है नॉर्मली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, हम ये देखते हैं कि उनमें जो है स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बात भी ध्यान में रखें कि स्टेप जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। मैं इसको इतना समझाऊँ आपको कि एक एलिमेंट्री स्टेप हो सकता है, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात अगर हम करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जनाब एलिमेंट्री स्टेप होता है। ईच स्टेप इन ए रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं। उसके अलावा जो है मॉलिक्यूलरिटी, इफ वन ओनली वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन स्टेप, जो कि बेसिकली अगर यूनिमॉलिकुलर है, इफ बायोमॉलिक्यूलर तो दो मॉलिक्यूल स्टेप में रिएक्शन है, टर मॉलिक्यूलर तो ट्राई मॉलिक्यूलर इन्वॉल्व होंगे, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें। इसका मतलब ये है एलिमेंट्री स्टेप्स का मतलब होता है कि कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी देखी जाती है, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं एक स्टेप में, और हम ये देखते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट ये शो कर रहा होता है कि बेसिकली ये एक स्टेप में नहीं हो रहा बल्कि दो स्टेप में हो रहा है। ठीक है, और लेट जो जब हम देख लेते हैं कि किसी भी स्टेप में कि उसमें जो स्टेप जो डिफाइन हो रहे हैं, अगर वो यूनिमोलिकुलर है तो वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, अगर बायोमोलिकुलर है तो सेकंड ऑर्डर का होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो जीरो ऑर्डर का होगा। ठीक है, मतलब इसमें ये हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट चल रहा हो क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है कि उनकी कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इंटरमीडिएट बनने का अमल है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वो मतलब इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने का अमल जो है वो बहुत फास्ट होता है कि क्योंकि नॉर्मली इंटरमीडिएट जो है वो बड़े अनस्टेबल होते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो स्लो असल में जो रिएक्शन होगा वो बेसिकली आपका रेट डिटरमाइन कर रहा होगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन जो है वो स्लो है, उसको देखते हुए आप रेट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा जो हम जो कॉमन केमिकल प्रॉब्लम देखेंगे उसमें तो ये सब चीज़ें इतनी इन्वॉल्व नहीं होती। हम ये देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, और किस तरह रेट कॉन्स्टेंट्स का डिटरमाइन होगा। ठीक, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे क्या होगा, हम करेंगे सवाल कैसा आएगा। सवाल ये आएगा कि आपको बताना पड़ेगा कि जनाब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जब आपने डिटरमाइन करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, कौन से लॉ इसमें गवर्न कर रहे होते हैं। उसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल जो है वो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको फिर कराऊंगा, और उसमें न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल की एग्जाम्पल होंगी। उसके अलावा एक असाइनमेंट भी आपका ड्यू हो गया है, क्योंकि हम शायद मेरा ख्याल है कि हम आज के बाद मतलब नेक्स्ट वीक जो है वो 7वां वीक शुरू हो जाएगा एजुकेशन का, तो हम कोशिश करेंगे कि एक असाइनमेंट तो नहीं, एक न्यूमेरिकल की एग्जांपल्स कुछ कराने के बाद आपको एक कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए। वो न्यूमेरिकल्स उसी तरह के न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आएंगे। कुछ टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल हैं, कुछ लिमिटेड रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल हैं, कुछ
रेट कांस्टेंट के हैं, कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हैं। इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट का भी छोटा सा पोर्शन रह गया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ खास बात नहीं है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ मिला देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ, ठीक। तो इसको जो है ये जब आज ये जो है ये प्रोडक्ट आ जाती है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो सॉरी, हो सकता है प्रोडक्ट दो बन रही हो सकता है एक बन रहा है। उसमें जो बैलेंसिंग इक्वेशन में जो नतीजे में जो चीज़ आती है वो बताती है कि जनाब असल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो तो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने ये देखना है कि राइट हैंड साइड पे कौन सा जो चीज़ बन रही है वो प्रोडक्ट है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है वो रिएक्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है कि वो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो बेसिकली दोनों चीज़ें आपस में कन्वर्ट हो रही होती हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट उसको मानते हैं जो कि राइट हैंड साइड पे आ रही हो और रिएक्टेंट उसको मानते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा हो। तो इनकी कंसंट्रेशन को एक ले जो है वो देखते हुए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने डिटरमाइन करना होता है। ये बहुत सारी चीज़ें मैं शायद स्किप कर जाऊँ या स्किप कर जाता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेटा ये नेट के ऊपर मौजूद है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन भी मौजूद है और डिटेल भी मौजूद है। तो उसको देख लें, अगर आपको समझ में नहीं आए दोबारा कंसल्ट कर लें मुझसे या लाइव क्लास में पूछ लें, ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन बहरहाल ये मैं इस पर टाइम इसलिए नहीं लगाता कि ये चीज़ें सारी मैथमेटिकल हैं, लिखी हुई हैं। एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा जिसमें लिखा हुआ है। और जो लास्ट टाइम मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का डॉक्यूमेंट दिया था उसमें ये इंक्लूसिव नहीं थी, लेकिन अब मैं जो है उसी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करके दोबारा डाल दूँ। केमिकल काइनेटिक्स का भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है 2 पेजेस पे, तो शॉर्ट फॉर्म में है, फिर थोड़ा डिटेल है। डिटेल उन लोगों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आपके पास शॉर्ट फॉर्म में है मौजूद और फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक है। इस मंडे को यानी मंडे को होगी 4 मई को जो है आपकी 11:30 बजे जो है वो क्लास शेड्यूल होगी। मेरा क्योंकि व्हाट्सएप ख़राब हो गया है तो वो मतलब मोबाइल पहले ही ख़राब था वो, लेकिन वो उसमें वाईफाई भी नहीं चल रहा तो व्हाट्सएप भी चल रहा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लैपटॉप में भी कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। अब टीम अपने बच्चे के उस पर टीम बना के जो दोबारा MS पे लाइव क्लास लूँगा। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे उमैर साहब को मैं भेज दूँगा, तो उमैर साहब फिर आपको भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। उसके अलावा आप किसी CR को भेज देते हैं तो CR साहब इसको डाल देते हैं। उसके अलावा जो है हमारी कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द आपको जो है प्रैक्टिकल की तरफ भी ले आएँ। तो हमारी लाइव क्लास तो होगी मंडे को, और उसके अलावा जो है 2 लेक्चर अभी मेरे इस हफ्ते के बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे 1-2 दिन में। और आपके पास उस लेक्चर में मैं पुराना ही जो मैं न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, इसके न्यूमेरिकल बाकी हैं और जो पुराने न्यूमेरिकल बाकी हैं उनको ही डिस्कस कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि उसी 2 लेक्चर में उनको कवर कर लूँ ताकि नेक्स्ट वीक से फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करें। अभी जो है हमें तरफ से क्वालिटी कंट्रोल जो है हमारा वो हमें बता रहा है कि आपकी तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, खासतौर पे मेरे सब्जेक्ट में। तो भाई आपके ग्रुप में तो कहीं कमेंट आए नहीं मेरे पास। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही हैं तो क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ख़राब है, आप डायरेक्टली को कोऑर्डिनेटर्स के ग्रुप में भेज दें या कोऑर्डिनेटर्स को बता दें कि भाई ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये लेक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रहे, आवाज़ की क्वालिटी ख़राब है, जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है आप बता दें, तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, ठीक है। मैनेजमेंट चाहती है कि थोड़ा सा उनका उसका भी इनपुट आए इसके अंदर के वो हम मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ये समझता हूँ मेरा
फर्म बिलीव है कि जो बातें क्लासरूम में होती हैं वो मैनेजमेंट को उसमें शामिल नहीं होती, और हम जो क्लासरूम में बात कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई बहुत ही बेकार सी प्रॉब्लम है, बहुत ही फजूल सी, आपकी समझ में नहीं आती, तो वो आप डिस्कस कर लें, कोई इशू नहीं है। हम ये मेरा लेक्चर ये तो रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बातें कम से कम करूँ, लेकिन ये कि लाइव सेशन में आप बहुत सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, और लाइव सेशन में आप बहुत सारी बातें मुझसे कर सकते हैं। इस टॉपिक में हमने शुरू में देखा कि हमने जो है वो हमने पहले जो है गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन देखी थी, थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, डेल्टा एच माइनस टी मॉडुलस डेल्टा एस। उसके अलावा हमने रेट कांस्टेंट देखा, रेट ऑफ रिएक्शन देखा, और उसी में हमने हवाले से हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा, और फिर हमने रेट का ऑर्डर देखा, रेट कांस्टेंट देखा, हमने देखा कि रेट कांस्टेंट में हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हमने आज यूनियस इक्वेशन के हवाले से बात की। ये सब मेरा पेन क्योंकि जवाब दे गया है, तो बहरहाल मैं क्योंकि बोल रहा हूँ तो आप खुद लिख लीजिएगा। तो बेसिकली हमारा टॉपिक हमने हाफ लाइफ को देखा, तो इसलिए आप तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़रा डिटेल में देख लें। नेक्स्ट टाइम जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डालूँगा तो मैं इक्वेशंस, इस तमाम इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ये रेट को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे, और देखेंगे कि कितनी देर में कितना मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हुआ। वो मुख्तलिफ तरह के सवाल होंगे। एक चले कोशिश करूँगा कि एक सवाल अगर मैं करा दूँ आपको, जो सवाल करा दूँ, उसके अलावा असाइनमेंट के तौर पे एक्सरसाइज के लिए आपको वो एक्सरसाइज है, तो आप मुख्तलिफ जो मैंने कराई है सवाल को देख देख के भी कर सकते हैं, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो असाइनमेंट इस तरह का है कि कोई एक्सरसाइज के लिए है, तो आपको नंबर तो उसमें मिलेंगे, बता आप करेंगे तो नंबर मिलेंगे। कोशिश ये करनी है कि इसको कंप्यूटर पे ना करें, हाथ से करें। सवाल जो है वो लिखे हुए मिल गए हैं आपको नंबर डालें सवाल का, और फिर हाथ से कॉपी पे करें, और उस कॉपी पे करने के बाद साफ़ सुथरे तरीके से करने के बाद मुझे वो उसकी स्नैपशॉट एक फ़ाइल बना के, स्नैपशॉट की फ़ाइल बना के या स्कैन करके, अब तो सारे मोबाइल में स्कैनर आते हैं, तो उसके स्कैन करके एक फ़ाइल बना के मुझे वो फ़ाइल के फॉर्म में दे दें, ताकि ये हो कि अगर हम फिज़िकली मिलें तो तब तो वो कॉपी ही दे दें, जो भी आपने कागज़ पे लिखा है वो एक फ़ाइल में लगा के दे दें। वरना ये कि कोशिश करें कि वो एक स्नैपशॉट की फॉर्म में या स्कैन कॉपी की फॉर्म में मुझे मिल जाए, तो मैं ये उसको चेक करना आसान होगा। और फिर सेकेंडली राइटिंग आपकी ये बता रही होगी कि ये आपने ही प्रैक्टिस की है, किसी और साहब ने या किसी और मोहतरमा ने ये काम नहीं किया। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास एक प्रूफ होगा कि भाई ये देखें इन्होंने ये एक्सरसाइज खुद की, ठीक है। चाहे वो हेल्प ले लें, दोस्त से उसका स्नैपशॉट मान लें, लेकिन खुद उसको किसी कॉपी पे करके दें, ताकि हमें ये एविडेंस दिखाने में आसानी हो। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट टाइम तक, जो कि इंशाल्लाह जल्दी आएगा, आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। और बेसिकली भाई जो है अपने HODs को इन्फॉर्म कर दो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी इन्फॉर्म कर दो, नहीं आ रही तब भी इन्फॉर्म कर दो कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि HODs थोड़े से
उनकी जॉब है, वो परेशान हो रहे हैं। तो भाई आपकी कम्युनिकेशन जब तक होती रहेगी ऑनलाइन तो उनको भी समझ में आता रहेगा कि हाँ यार एक चीज़ चल रही है। तो भाई इसको ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।